ईरान के लिए आज मीडिएटर बेस्ट जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू चाइना, पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू रशिया, इसलिए पाकिस्तान इज द बेस्ट, इज द ओनली चॉइस। लेकिन माना तो ये जाता है कि अमेरिका की दोस्ती उतनी खतरनाक, दुश्मनी इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी अमेरिका की दोस्ती खतरनाक है। हेनरी किसिंजर ने ये बात कही थी, और मैं जब एक पैनलिस्ट से बातचीत कर रही थी तो उन्होंने यही बात कही कि पाकिस्तान एक तरह के एक उलझन में फंस गया है कि वो दोस्त भी बनना चाहता है, और जाहिर है IMF और वर्ल्ड बैंक इस सब पर आधारित है उनकी इकोनॉमी। जो आपने पहली बात कही हेनरी किसिंजर की, वो सही है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हिंदुस्तान जो जुड़ गया है एकदम इंडिया अमेरिका के साथ, दिस इज नॉट अ गुड पॉलिसी। तो इंडिया के लिए अगर अमेरिका की दोस्ती अच्छी नहीं है तो पाकिस्तान के लिए कैसे अच्छी होगी? पाकिस्तान ज्यादा समझदार है। पूछिए क्यों, मैं भी बताइए क्यों? सुनिए क्यों? सुनिए बात को। देखिए, पाकिस्तान में जो एक अच्छी बात रही वो उनकी आर्मी रही। एक तरह की कामयाबी तो थी, लेकिन वही अब एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस में बदल गई है। देखिए, इसके ऊपर भी आपसे मेरा नजरिया बिल्कुल अलग है। जैसे हम ईरान पे बात कर रहे थे, पाकिस्तान एक, अभी वो EU की फॉरेन मिनिस्टर थी वहां पर, पाकिस्तान आई थी कैलिस, उन्होंने कहा है दैट पाकिस्तान इज अ रीजनल मेजर पावर। एंड हाउ डू यू डिफाइन द रीजन? रीजन क्या है? रीजन आज ये 3 एरियाज हैं: सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया। और आज ट्रंप नीड्स आसिम मुनीर मोर देन आसिम मुनीर नीड्स ट्रंप। आज जब अभी हुआ है शंग्रीला डायलॉग, जहां पर पीट हेग्सेट थे, ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर अमेरिका के, उनसे एक सवाल पूछा गया हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हमारा दोनों के साथ है और हम दोनों को अलग अलग लेन्स में हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। आज जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज द एस्टैब्लिश्ड मीडिएटर फॉर वेस्ट एशिया पीस। अगर यहाँ पीस होगी, उसकी मीडिएशन होगी, जो अभी हम उस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि ये सीज फायर ही नहीं हो पा रहा है। अगर होगी तो फिर से पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान का जो है, ये जितनी भी कंट्रीज हैं रीजन की, सबके साथ रिश्ता अच्छा है। लेकिन फंस तो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ फंसा है? फंस ये गया कि अमेरिका ये चाहता है कि इससे पहले कि कोई भी सीज फायर हो, उसकी प्री कंडीशन, पहली शर्त ये लगा दी है कि अब्राहम अकॉर्ड्स पर ये मुस्लिम देशों को सिग्नेचर करने होंगे। क्या पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज कर सकता है? नहीं, देखिए, पहली बात तो प्रेसिडेंट ट्रंप को आप सीरियसली मत लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, क्या वर्ड होता है, ही फील्स हेल्पलेस, लाचार है इस समय। यू सी, मैं इसलिए ये बोल रहा हूं, जो अब्राहम अकॉर्ड है, पाकिस्तान का क्या रिस्पांस आया उसके ऊपर कि हम नहीं करेंगे? नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो इसको तभी कंसिडर करेंगे अगर स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन पहले करोगे। और उन्होंने ये कहा कि जहां तक नेतन्याहू है, ही इज अ टेररिस्ट। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स कमिंग। फिर क्यों गए सऊदी अरब? इसलिए उन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया, बिकॉज दे नो दैट अमेरिका नीड्स देम। आज अमेरिका को, अगर देखिए, ईरान से अगर बात अमेरिका करेगा, ईरान के लिए आज मीडिएटर बेस्ट जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू चाइना, पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू रशिया, इसलिए पाकिस्तान इज द बेस्ट, इज द ओनली चॉइस। लेकिन माना तो ये जाता है कि अमेरिका की दोस्ती उतनी खतरनाक, दुश्मनी इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी अमेरिका की दोस्ती खतरनाक है। हेनरी किसिंजर ने ये बात कही थी, और मैं जब एक पैनलिस्ट से बातचीत कर रही थी तो उन्होंने यही बात कही कि पाकिस्तान एक तरह के एक उलझन में फंस गया है कि वो दोस्त भी बनना चाहता है, और जाहिर है IMF और वर्ल्ड बैंक इस सब पर आधारित है उनकी इकोनॉमी। जो आपने पहली बात कही हेनरी किसिंजर की, वो सही है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हिंदुस्तान जो जुड़ गया है एकदम इंडिया अमेरिका के साथ, दिस इज नॉट अ गुड पॉलिसी। तो इंडिया के लिए अगर अमेरिका की दोस्ती अच्छी नहीं है तो पाकिस्तान के लिए कैसे अच्छी होगी? पाकिस्तान ज्यादा समझदार है। पूछिए क्यों, मैं भी सुनिए बात को। देखिए, पाकिस्तान में जो एक अच्छी बात रही वो उनकी आर्मी रही। सुनिए इस बात को। जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, जब पहली जंग हुई जम्मू कश्मीर की, जब सीज फायर लाइन बनी 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लाइन बन गई, उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जनरल हेडक्वार्टर्स की, वो ये हो गई कि हमें इंडिया के मुताल्लिक जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हम ध्यान रखेंगे। वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान।
बिकॉज उस समय जो उनका कैपिटल था दैट वाज इन कराची। 14 उधर कराची में बिल्कुल। था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने ये टेस्ट कर लिया 1998 में टेस्ट किया पाकिस्तान ने, उसके बाद पाकिस्तान जनरल हेडक्वार्टर ने बोला अब हम फॉरेन पॉलिसी भी रखेंगे, हम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो उनका जनरल हेडक्वार्टर है, जो उनकी टॉप लीडरशिप है, उसको एक्सपीरियंस बहुत है इन चीज़ों का। उनको देखिए ये चीज़ें एक्सपीरियंस से भी आती हैं, और हर बार उन्होंने जब भी करी है बातचीत या दोस्ती करी है अमेरिका के साथ, पाकिस्तानी जीते हैं। वो इसलिए जीते हैं क्योंकि उनको ये भी पता है कब छोड़ना है अमेरिका को, वो छोड़ देते लेकिन हैं। इसके पीछे तो मुझे लगता है सानी साहब यही है कि उनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरह से है कि वो बार्गेन कर सकते हैं, वो चाहें तो ब्लैकमेल भी कर नहीं, सकते नहीं, हैं। वो तो हमारी भी- बॉर्डर्स, ना 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 हमारा ना, बॉर्डर तो ईरान से नहीं मिलता। ना 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 ना, हमारी बहुत अच्छी लोकेशन है। देखिए आज से जब मोदी सरकार आई थी, उस समय ये बात होती थी कि जो तीनों बड़ी ताकतें हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गई थी तकरीबन, लोग मानते हैं 2017 में। उस समय मोदी सरकार थी यहाँ। उस समय सारा फोकस जो था वो इंडो पैसिफिक के ऊपर था, यूरेशिया पे नहीं था। अब यूरेशिया पे चला गया है। तो इंडो पैसिफिक पे जो था, अगर आप हमारी लोकेशन देखें, हम बीच बैठे हुए हैं इंडियन ओशन के। तो तीनों बड़ी ताकतें हमसे बात करना चाहती थी, पर हमने कहा कि हम चीन से बात नहीं करेंगे, और हमने कहा कि जो रशिया है वो अब इट इज अ पावर जो डिक्लाइन में है। जो हमारे अभी सीडीएस रिटायर हुए हैं अनिल चौहान, ये उनकी स्टेटमेंट है, हम सिर्फ अमेरिका के साथ बात करेंगे। तो कहने, और अमेरिका हमको जो है वो बराबरी से बात नहीं करता, अमेरिका किसी के साथ बराबरी से बात नहीं करता, उनकी आदत यही है। कहने का मतलब ये है कि ये लोकेशन तो एक चीज होती है, दूसरी चीज क्या होती है जो पाकिस्तान के हक में है। एक लोकेशन है, मुस्लिम नेशन है, न्यूक्लियर वेपन है, दुनिया इस नतीजे पर पहुंची है, जो कि ईयू के फॉरेन मिनिस्टर दिस लेडी आल्सो सेड द सेम थिंग इन पाकिस्तान, दैट यू आर अ रीजनल मेजर पावर। हाउ डिड दे कम टू दिस कंक्लूजन? उसी तरीके से जैसे अमेरिका पहुंची बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन अगर इतने ही शानदार लोग होते तो इकोनॉमी इतनी खराब अब क्यों देखिए, ये होती? दो बातें हो गई। नहीं तो लेकिन आप बताइए, आर्मी का भी पूरा बजट। नहीं, सुनिए बात को, ये दो बातें हो गई। अब सिक्योरिटी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस, दीज आर सेपरेट थिंग्स। अब गवर्नेंस में कमजोरी है, वो उनको ठीक करनी नहीं, पड़ेगी। लेकिन देखिए एक गरीब मुल्क के लिए, आपने चूंकि उनकी आर्मी की तारीफ की, इसलिए मैं सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि कितने गरीब मुल्क के लिए सिर्फ इसलिए कि उनकी पूरी आर्मी और पूरी जो उनकी स्ट्रेटजी है वो इंडिया के अगेंस्ट है, इंडिया सेंट्रिक है, इसलिए एक बड़ा हिस्सा उनके बजट का जाता है उनकी आर्मी। हमारे यहाँ भी बहुत कोशिश करते हैं लोग कि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस को जाए बजट। हो सकता है आप एक पूर्व सैनिक के तौर पर आप भी इस बात की वकालत करें, मैं इसकी वकालत नहीं करती कि ज्यादा बजट जाना चाहिए डिफेंस को। मुझे लगता है वो एजुकेशन में जाना चाहिए और दूसरे वेलफेयर के कामों में जाना चाहिए। लेकिन अगर यही आर्मी का ये पूरा कंट्रोल नहीं होता तो उनकी इकोनॉमी बेटर होती। क्यों वर्ल्ड बैंक, IMF और अमेरिका और साथ साथ सऊदी अरब, UAE, इन सब की डोनेशंस पे तो ये मुल्क, ये जो मुल्क है हमारा पड़ोसी मुल्क, ये डिपेंड करता है। तो इतने शानदार कैसे हो गए, इतने कामयाब कैसे हो गए? तो अब आप इसका जवाब सुनिए। जवाब इसका ये है, ये दोनों चीजें अहम होती हैं, देश की तरक्की, डेवलपमेंट, और आपकी सॉवरेन इंटीग्रिटी, कि आपके बॉर्डर सिक्योर हैं। अच्छा, अभी तक क्या होता था, जब यूनिपोलर वर्ल्ड था, तब ये सोच होती थी, सबकी होती थी, कि आप ज्यादा पैसा जो है आप उस पर लगाइए सिक्योरिटी के ऊपर, फौज खड़ी करिएगा। अब एक जो नई सोच आ रही है, जिसका मैं बता रहा हूं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो कि जिसको सपोर्ट कर रही है चाइना और रशिया, और जो शी जिनपिंग ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी बताया था अक्टूबर 2019 में, जब महाबलीपुरम में सेकंड इनफॉर्मल समिट हुई थी। उसको कहते हैं हम कलेक्टिव सिक्योरिटी। उसका मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर हमारे जो है प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बातचीत करनी है, ये देखना है कि किस तरीके से हम उसको, जो हमारा डिफेंस है, उसको हम सिक्योरिटी में कन्वर्ट करें। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिससे कि ज्यादा पैसा जो है वो डेवलपमेंट में लगाया जा सके। मिसाल के तौर पर ये सलाह जो है, ये पाकिस्तान को, जब हमने 5 अगस्त 2019 को ये 370 और 35A हटाया जम्मू कश्मीर से, उसके बाद ये जनरल बाजवा, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, ये सब गए थे वहां पर चाइना। तो शी जिनपिंग ने खुद बताया था जनरल बाजवा को
जो जनरल बाजवा ने मुझे बताया था, जबकि उनकी 2022 में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में उन्होंने करी थी, पब्लिक करी थी, तो मुझे भी वहाँ पे इनवाइट आया हुआ था। तो हाँ, मैंने उनसे खड़े खड़े ये बात करी थी। तो उनको ये बताया था शी जिनपिंग ने, जो उनकी मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा की, आप ऐसा करिएगा, आप जो है कश्मीर इशू है, पर आपका बड़ा इशू होना चाहिए डेवलपमेंट, आप उस पर फोकस करिए। और उसको मिसाल दी उन्होंने कहा कि देखिए, हमने मकाऊ और हांगकांग के लिए 99 इयर्स और 104 साल जो है हमने वेट किया, हमने डेवलपमेंट पे रखा फोकस। इसीलिए आज पाकिस्तान आपसे कह रहा है बार बार कि हमसे बात करिएगा। चाइना कह रहा है कि आप बात करिएगा। वो इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि वो आपसे डर गया है, वो इसलिए कह रहा है बिकॉज इससे पूरे रीजन की तरक्की होगी। बिल्कुल। तो इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी, जो समझनी है, समझना क्या होगा कि जंग का नहीं, शांति का वक्त है। हाँ, लेकिन मैं चूंकि अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अगर देखने की आप कोशिश करें पाकिस्तान की, तो उसमें साफ तौर पे यही होता है कि भारत को डराकर, ज्यादा से ज्यादा भारत के नाम पर डराकर ज्यादा से ज्यादा फंड जो है वो शिफ्ट किया जाता है। मिलिट्री का पूरा टेक ओवर है। जो भी वहां गवर्नेंस का स्टाइल है, मैं तो उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो समझती है कि हमेशा सेना को सरकार के मातहत होना चाहिए, ना कि अदर वे अराउंड। तो ऐसे में मुझे ये बताइए कि ये डायलॉग मुमकिन कैसे है? क्योंकि जो वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उस पर भी हम लगातार चर्चा करते हैं, लेकिन इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे चर्चा कर लेते हैं। वो भारत के नाम पर डरा कैसे पाएंगे अपनी आवाम को? इलेक्शन कैसे जीतेंगे अगर बातचीत शुरू हो जाएगी? बल्कि उनसे बात करना आसान है। मैं समझाता हूँ कैसे आसान है। देखिए, इसमें ऐसा है कि आज जो है आर्मी चीफ जो है उनका, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है एंड द जनरल हेडक्वार्टर्स, वो उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी भी कंट्रोल करते हैं, फॉरेन पॉलिसी भी कंट्रोल करते हैं। और जो उनका आज एनएसए है, वो डीजी आईएसआई भी है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक एनएसए भी है और डीजी आईएसआई भी है, दोनों रोल कर रहे हो। अच्छा, इसका मतलब कहने का ये हुआ कि ही इज दैट पर्सन हु कैन टेक डिसीजंस कि हमें क्या बात करनी है। ही इज दैट वन पॉइंट सिंगल पॉइंट पर्सन। अच्छा, अब आपका ये सवाल उठता है जो कई लोग यहाँ पे उठाते हैं कि अगर साहब शांति कर लेंगे तो फिर वो डरेंगे कैसे? देखिए भाई, है ना, आज जो है वो फॉरेन पॉलिसी में भी है। आज जो है अभी ये जो ईयू की जो आई थी द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईयू, उसकी रिपोर्ट आई है कि वो जनरल हेडक्वार्टर गई मिलने के लिए आसिम मुनीर से, बिकॉज शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स ही इज अ इंपॉर्टेंट मैन, वी नीड टू मीट हिम। सो एंड इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प, he talks about my favorite field marshal. After that, he says the prime minister. So, कहने का मतलब ये नहीं है कि आसिम मुनीर is there. He is the army chief. It is about the army chief. तो कहने का मतलब ये है, तो जब आप याद करिए ना 2008 के अंदर जब जनरल मुशर्रफ ने कहा था, और हमारे यहाँ हमसे मनमोहन सिंह से बात हो रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के, तो उन्होंने कहा था कि मैं इतने घंटे के अंदर इसको सॉर्ट आउट कर देता हूँ कश्मीर को। And he gave that 4-point plan also. और वो कर भी सकते थे, फिर वहां पे उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हो गई, हमारे यहाँ भी कुछ क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है वहां पावर, डेमोक्रेसी कम है, लॉयर्स की वो हो गई वहां। फिर ये भी है ना कि वहां कुछ लोग मिलकर सारा फैसला कर सकते हैं। देखिए, उनसे बातचीत करनी बहुत आसान है, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि आपको उससे भी बात करनी है, उससे भी बात करनी है, इससे भी बात, आपको पता है किससे बात करनी है, पर हम बात करते नहीं है। आप इसको अच्छी चीज बता रहे हैं, मेरी नजर में ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। मैं जो सेंट्रलाइज्ड पावर है, मैं उसके खिलाफ नहीं, वो खैर हमारा ओपिनियन में देखिए लास्ट वर्ड लेट मी से ऑन दिस, सी लेट मी नॉट कमेंट, एंड आई थिंक नोबडी शुड कमेंट ऑन द गवर्नेंस ऑफ एनी अदर कंट्री। अब वो भी हमारी गवर्नेंस पे कमेंट कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। एक फ्री वर्ल्ड में तो होनी चाहिए सबको किस बात की? इस बात की इजाजत। देखिए, ये चाइनीज की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। शी जिनपिंग ने एक इनिशिएटिव अनाउंस किया जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव, कि आप रिस्पेक्ट करिए दूसरे की सिविलाइजेशन में, आप उसकी आइडियोलॉजी में दखलबाजी या इंटरनल मैटर में दखलबाजी मत करिए। मुझे तो लगता है सानी जी की जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, जहां जहां गरीब लोगों की बात आती है, आम आदमी की बात आती है, ह्यूमन राइट्स की बात आती है, फ्रीडम की बात आती है, वहां किसी भी देश को अधिकार होना चाहिए दूसरे देश पे कमेंट करने का। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारा तथाकथित ये इंटरनल मैटर है। जब भारत में सरकार ये कहती है तब भी मैं सहमत नहीं होती। किसी और अगर गवर्नमेंट होगी किसी और कंट्री की, तब भी मैं यही कहूंगी कि हर किसी को इजाजत होनी चाहिए, और खासकर एक ऐसा पड़ोसी जिससे मैं कहूंगी हिप टू हिप आप जॉइंट हैं।
तो उस लिहाज से तो और भी ज्यादा हमारे तो जो किस्मतें हैं वो भी जुड़ी हुई हैं। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो दुनिया ग्लोबलाइज्ड भी नहीं है, दुनिया ही तकसीम हो गई है। एक अमेरिका और ग्लोबल नॉर्थ है और एक ग्लोबल साउथ है। तो ग्लोबलाइजेशन कहाँ हो रहा है? जो आप कह रहे हैं कि आप उनके कमेंट करना चाहती हैं, वो हमारे पे कमेंट करिए, बिल्कुल करिए, पर पहले बात तो शुरू करिए। बात शुरू कीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कि अब ये वक्त आ गया है, सिंदूर के बाद खासकर 1 साल गुजर चुका है उसको, कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत की टेबल पर बैठे हैं, और आप और आरएसएस के नेता तो बिल्कुल एक साथ एक दूसरे के सुर में सुर मिला रहे हैं। नहीं, देखिए, ये वक्त तो हमेशा था, ये पता नहीं कब आया और कब चला गया। और जहाँ तक आरएसएस नेता की आप बात कर रही हैं, वो अमेरिका से वापस आए थे और वो अमेरिका से वही मैसेज लाए थे जो पीट हेग्सेथ ने अभी शंग्रीला डायलॉग में दिया है सिंगापुर में, कि हम दोनों से बात करना चाहते हैं एंड बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, एंड दैट इज द रीजन द अमेरिकन्स टोल्ड हिम दैट प्लीज गो एंड टॉक टू पाकिस्तान। अब मैं अगले सवाल पे आ जाती हूँ कि आपका मैं ट्वीट पढ़ रही थी जिसमें आप यूरोपियन यूनियन के स्पोक्स पर्सन का जिक्र कर रही थी कि पाकिस्तान को एक बेहतरीन जगह मिल रही है जोग्राफिकली, लेकिन अभी कुछ दिन पहले भारत में अमेरिका के विदेश मंत्री आए थे और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, जब उनसे सवाल पूछा गया, भारत को बहुत प्यार करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भारत के और अमेरिका के रिश्ते, बल्कि इस जंग में तो सबसे ज्यादा करीब आ चुके हैं भारत और अमेरिका। देखिए, जिनकी आप बात कर रही है ना, मार्को रूबियो की, वो अभी 48 आवर्स पहले वो यूएन सेनेट हेयरिंग में बैठे थे। वो आप देख लीजिए वीडियो, उसमें देखिए वो क्या कह रहे हैं वीडियो के अंदर, वो सुनने वाली बात है। ही इज देयर इन द वीडियो एंड ही इज नाउ प्रेजिंग पाकिस्तान। नहीं, तो ये दोनों मुमकिन नहीं है। आपने तो मुझे बताया मैं वही आपसे कह रहा कि तो मुमकिन है कि अमेरिका पाकिस्तान की भी तारीफ कर सके और भारत की भी तारीफ कर सके। व्हाट यू सेड इनिशियली, देखिए व्हाट हेनरी किसिंजर सेड, America is neither a good friend and it is dangerous as a rival. Okay? But वो था when the world was unipolar. आज जब दुनिया में आपके पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं। आज हम ग्लोबल साउथ की कंट्री हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं कि दूसरे देशों के साथ भी जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि अमेरिका से रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये वेस्ट एशिया, वी हैव सो मच ऑफ ऑप्शन। यही भी तो काम हो रहा है यूरेशियन लैंड मास में। हमें रशिया कह रहा है कि यू पार्टनर विद अस, यू बी पार्ट ऑफ द यूरेशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर व्हिच वाज अनाउंस्ड बाय प्रेसिडेंट पुतिन इन 2025. वी आर रिफ्यूजिंग टू गो देयर। द रशियंस हमें बता रहे हैं कि आप RIC को रिवाइव करिए। वो RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो फोरम है, वी कैन बी द वॉइस, कलेक्टिव वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। और ये जो है पिछले 5 साल से बंद पड़ी है। लास्ट ईयर 2020 में हुई थी रिवाइव, और वो भी कब हुई थी, वो भी मजेदार बात है, जबकि मोदी सरकार को गलवान के बाद घबराहट ये हो रही थी कि कहीं लड़ाई बढ़ ना जाए। तो हमने रशिया की मदद मांगी थी और 10 सितंबर 2020 को RIC रिवाइव हुई थी मॉस्को में, जहां पे उनकी मौजूदगी में सर्गी लैवरोव की, जयशंकर और वांग ही ने जॉइंट स्टेटमेंट साइन करी थी कि हाँ, हम इस तरीके से पीस करेंगे। पर हम उसको कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं RIC में रिवाइव? क्योंकि हम चीन से कंपटीशन में हैं, जहां आपका कंपटीशन है ही नहीं, जहां कोलैबोरेशन होना चाहिए, जहां सहयोग होना चाहिए। सहयोग, देखिए ऐसा है, विन विन कोऑपरेशन। हम दोनों का गैप बहुत है हर चीज में, पर हम फिर भी काम कर सकते हैं एक साथ, देखकर क्या चीजें हैं जिससे हमें फायदा हो सकता है, वो हमसे बात कर। देखिए, जब तक आप बात नहीं करेंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि आपने ये भी खबर पढ़ी होगी कि अब दोबारा जो है वो टैरिफ लगाने की बात हो रही है। अब देखिए, ये देख लीजिए, आप वो अभी बोल रही थी कि वो क्या कहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और अभी हमारा भी नाम उन कंट्रीज के अंदर है जो फोर्स्ड लेबर जो है वो करवा रहे हैं, और टैरिफ जो है 15% मेरे ख्याल में उस पर। लेकिन जब उनकी कोर्ट ने इसको ऑलरेडी धराशायी कर दिया है कि इनको अधिकार ही नहीं है राष्ट्रपति को, तो अब ये क्या? नहीं, देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप कैन डू एनीथिंग। प्रेसिडेंट ट्रंप इज नॉट, देखिए अच्छा नहीं लगता है बोलते हुए मेरे को, बट द रियलिटी इज प्रेसिडेंट ट्रंप इज नॉट अ रिलायबल मैन। और ये बात तो हिंदुस्तान की सरकार को भी पता है ना, अगर मुझे पता है तो उनको भी पता है। तो क्यों हम उनके साथ, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज हम खड़े हो जाएं, हम में आज भी ताकत है, आज भी हम में, अगर हम कहें कि हम नहीं गिरेंगे वहां जाके,
तो वो आएंगे हमारे पास। उनको जरूरत है हमारी, क्योंकि हम एक बड़ी हम मार्केट हैं, या क्या वजह है? मार्केट नहीं, भारत के पास, जैसे हमने अभी पाकिस्तान का जिक्र किया, भारत की सेलेबिलिटी क्या है? भारत के पास क्या है? बहुत है। हमारे पास मार्केट है, पहली बात। हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग पीपल है, इतनी बड़ी हमारे पास है। दूसरा, हमारे पास जियोग्राफी है बहुत बड़ी, यूरेशिया में सब कुछ हो रहा है, देखिए ना। और स्किल्ड मैन पावर और है। फिर हमारी स्किल्ड तो खैर मैं जानता नहीं हूँ कितनी स्किल्ड है, पर यह है कि हमारे यहाँ मेहनती बच्चे हैं। वही बच्चे जो हैं हमारे यंग बॉयज एंड गर्ल्स, जब ये अमेरिका जाते हैं, दे आर मैनेजिंग बिग, दे आर इन अ बिग पोजीशन। इसी को मैं स्किल कह रही हूँ कि जिस स्किल की कदर हम यहाँ नहीं करते। आप देखिए पूरे अमेरिका में कैसे कंधों पे भारतीयों ने उठा रखा है पूरे आईटी सेक्टर को। देखिए, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अगर सरकार चाहे तो। जब तक सरकार नहीं मदद करेगी, अगर सरकार बोलती रहेगी, रेवड़ी बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं उसको? रेवड़ी। हाँ, कि हम रेवड़ी 80 करोड़ को दे दी, रेवड़ी दे दी, तो मतलब हाउ इज द नेशन प्रोग्रेस? लेकिन गरीब लोगों को खाना देना भी जरूरी है। अरे भाई, वो गरीब को आप खाना दे रहे हैं ना, आप पहले एजुकेशन सिस्टम भी तो लेकिन साथ बार में बार ठीक करिए। आपके अंदर का फौजी बार बार निकल के आता है और वो ये कहता है कि भाई हमें डिफेंस में ज्यादा खर्च मैं करना तो नहीं चाहिए, कहता हूँ आप वेलफेयर में खर्च ना हो, मनरेगा पे पैसा ना जाए, राशन पे ना जाए। मैं तो मैं आपसे सहमत हूँ। आप कलेक्टिव सिक्योरिटी करिएगा, आप जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बातचीत शुरू करिएगा, डेवलपमेंट पे फोकस करिएगा। मैं आज आपको लिख के दे दूं, एक समझदार अगर प्राइम मिनिस्टर होगा, इमीडिएटली हम अपनी फौज को स्टेजेस में आधा काट सकते हैं। तो फिर फौजियों की जरूरत क्या होगी? आप तो खुद ही अपने लोगों की बात कर रहे हैं। अगर डेवलपमेंट पे पैसा खर्च हो जाएगा और डर नहीं होगा देश में। नहीं, फौजी की जरूरत हमेशा रहती है। देखिए, जैसे जैसे एक मुल्क तरक्की करता है, कम होना चाहिए इसको, आप ये कह रहे हैं? वो देखिए ऐसा फौज की जरूरत को कम होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? ना, पहले डिफेंस के लिए चाहिए होती है फौज, फिर जिसे हम बोलते हैं डिटरेंस के लिए होना चाहिए। वो इसलिए कि आप तरक्की कर रहे हैं, हर इंसान देख रहा है, ओ मैं कुछ कर दूं, तो उसको डर लगना चाहिए कि आपके पास ताकत है। तो ताकत होना चाहिए, लेकिन उसको इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े। जरूरत ना पड़े। और ताकत भी देखिए, लड़ाई भी बदल रही है, डेवलपमेंट बदल रही है, इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है। ये जो हमने इतनी बड़ी अपनी हाथी जैसी फौज बना रखी है, इंडियन आर्मी, इसको आप आराम से काट सकते हैं। मैं तरीका बताता हूँ, फेजेस के अंदर इसको काटा जा सकता है। और फिर क्या होगा? क्योंकि उस पैसे कमजोर पड़ जाएंगे। नहीं, उस पैसे को हमें और काबिलियतों में लगाना है, हमें एक डिटरेंस क्रिएट करना है, वो हम लोग नहीं करना चाहते। यानी लोगों की तादाद कम होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी और वेपन ज्यादा, कैपेबिलिटीज ज्यादा आनी चाहिए। नए स्ट्रक्चर्स हमको बनाने हैं, ये नहीं बनाने जो अभी बना रहे हैं हम, कि एक डिवीजन और खड़ी कर दी, 2 डिवीजन और खड़ी कर दी, क्या करेंगे? लेकिन रेलवे और आर्मी ये तो रोजगार का भी बड़ा जरिया है हमारे लिए। देखिए, रोजगार के जरिए अगर आप एजुकेशन शुरू करेंगे, देखिए अगर 10 साल पहले सरकार ने करा होती, अब ये कहेंगे कि पहले क्यों नहीं करी। कहने का मतलब ये है कि अगर 12 साल पहले सरकार ने एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन पे ध्यान दिया होता, तो जो कि चाइना ने किया, जो ईरान ने किया, डिस्पाइट सैंक्शंस, एजुकेशन पे ध्यान दिया। खमेनी साहब जब 79 में आए, फोकस वाज ऑन एजुकेशन। अभी वहां इंजीनियर, साइंटिस्ट और हर तरह अच्छा, हमारे अगर एजुकेशन नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे? वही जो कर रहे हैं, हुड़दंग करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। तो आप उनको खरीद सकते हैं, आपके लिए दंगा फसाद करेंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे? आखिरी 2 सवालों पे आ जाती हूँ। पहली बात तो ये कि अब जंग जब भी है खत्म तो होगी ही। हम लगातार आपसे, मैं इस उम्मीद में हर पॉडकास्ट में पूछती हूँ कि शायद अब की बार मैं बात करूंगी कि जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन होगी, जब भी होगी, खत्म होना है जंग को। इस पूरे जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें भारत ने अपने आप को अमेरिका के साथ खड़ा कर लिया, इजराइल के साथ खड़ा कर लिया है, लेकिन भारत को अकल भी आई इस दौरान। ईरान के साथ भी रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की, ईरान के विदेश मंत्री भी यहाँ पर आए, तमाम बातचीत हुई, उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया गया। आपको लगता है कि हम कुछ सुधार कर पाए अपनी उस गलती में, जब हम जंग से ठीक पहले इजराइल चले गए थे हमारे प्रधानमंत्री, और हमने एक साइड चुन ली थी? नहीं, ईरान जो है वो आपकी इज्जत कर रहा है, हमने कोई रिश्ते उनसे बेहतर नहीं करे। ईरान आपकी इज्जत कर रहा है बिकॉज हमारी सिविलाइजेशन जुड़ी हुई है। ईरान जो है वो आपके लोगों के साथ इज्जत कर रहा है। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया ईरान के साथ। और जहाँ तक उनके फॉरेन मिनिस्टर अरागची हैं, वो यहाँ पर आए थे, वो ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग पे आए थे, फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन सबको कर रहे हैं, उसमें हम भी शामिल हैं, क्योंकि ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, उन्होंने ताकत बनाई है, पर वो साथ में सब रीजनल कंट्रीज को साथ लेके जाना चाहते हैं। तो आप उसको उस तरीके से समझिएगा।
इसमें और कुछ नहीं है। तो अब आप देखिए, लगातार ये कहते रहे हैं कि इस जंग के बाद दुनिया जो बदल रही थी सिर्फ पहली बार छन के आ जाएगी वो चीज कि हाँ दिख जाएगा कि ये हाँ दुनिया हाँ कैसी हाँ हो गई है। हाँ इसके लिए ये जंग एक तरह से एक आईने के तौर हाँ पर है। हाँ तो मुझे बताइए, जब ये छन की तस्वीर निकल रही है, अमृत एक तरफ हो गया, विष दूसरी तरफ हो गया, मंथन के बाद भारत की क्या जगह होगी इस जंग के बाद? तो भारत जो है वो गलत जगह खड़ा हुआ है। भारत जो देखिए, वो जैसे आप कह रही है ना कि इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा, वो इमीडिएटली नहीं होता है। हमें जो एक खाका है वो दिख गया है, साइंस दिखने हाँ, लगेंगे। वो क्लियर हो गया है। बट इसको बनने के लिए भी 5 साल 6 साल 8 साल लगेंगे। वो पूरी क्लैरिटी आने के लिए, क्लैरिटी आ चुकी है, क्लैरिटी आ चुकी है, बट टू फाइनली टेक द शेप, फाइनल शेप, कि हाँ ग्लोबल साउथ जो है वो अब एक्सेप्ट कर रहा है, पूरा यहाँ पर आ गया, दैट विल टेक अ लिटिल टाइम। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो मोदी सरकार जब आई थी और अब में कोई फर्क नहीं आया है। मैं उसमें कोई फर्क देखता नहीं हूँ, और मैं फर्क मुझे साफ पता चलता है क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा माइंडसेट ये है। देखिए, एक खास बात समझने वाली ये है कि दुनिया मानती है कि 2017 में मल्टीपोलर वर्ल्ड बनी, हाँ, यूनिपोलर से। उस समय मोदी सरकार पावर में थी। अब हमारी जो सोच है वो कॉलोनियल सोच है पुरानी, कि जो साउथ एशिया है उसके हम दबंग हैं। दबंग इज द राइट वर्ड, कि वी आर द लीडर्स, वी कंट्रोल साउथ एशिया, विच इज नॉट ट्रू। In the new world order, it is not true. So you have to accept that China today has a role to play even in South Asia. तो साउथ एशिया में भी हम सबसे ताकतवर देश नहीं है? फिर भाई हम कहाँ हैं? वो अगर बोल रही है EU की फॉरेन मिनिस्टर कि पाकिस्तान इज अ मेजर रीजनल पावर, तो आप कैसे लेकिन वो भारत के कंपैरिजन में नहीं। रीजन कौन सा है कहाँ? 6 गुना बड़ी इकोनॉमी है हम उनसे। नहीं, अब फिर आप इकोनॉमी 6 में गुना जाइए। बड़ा देश है, इकोनॉमी तो उससे भी ज्यादा बड़ी है, 6 गुना बड़ा देश है। ना, देखिए ये नाउ देखिए, जब हम बात कर रहे होते हैं वर्ल्ड ऑर्डर की बदल रहा है, दैट इज द टाइम रूल्स एक ऑर्डर के टूट चुके हैं, नए ऑर्डर के रूल्स बनने हैं। तो हमें नई कहानियां सीखनी होंगी। तो इसका मतलब ये है, जितने भी भड़ास है मुल्कों की, दिस इज द एरा ऑफ वॉर, बिकॉज द ऑर्डर्स बदल रहे हैं। सो जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था प्रेसिडेंट पुतिन को 2023 में दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, उसका उल्टा जो है दैट इज द सच्चाई। दिस इज द एरा ऑफ वॉर। ऑफ कोर्स, देखिए ना, जो रूल्स बनाए थे अमेरिका ने, अमेरिका अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, वो रूल्स टूट गए हैं। अब नए रूल्स बनने हैं जो बन रहे हैं, और जहां पर कि ईरान ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, क्योंकि वेस्ट एशिया में अमेरिका को हरा दिया है इन मिलिट्री टर्म्स। So this is the time when we talk of regional powers, we are actually talking a lot more, much more about having a strong military and the will to fight. इसके ऊपर हम ज्यादा बात बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल आखिरी सवाल भारत के दर्शकों के लिए, खासकर जो लोग परेशान हैं इस बात से कि जंग हो रही है और जब तक ये संधि नहीं होगी तब तक हमारे ऊपर एक इकोनॉमिक वॉर, एक जो तलवार है वो लटकी रहेगी। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि भाई सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, तेल मत खर्च कीजिए। वो अलग बात है कि वो सब कुछ खुद कर सकते हैं, उनके मंत्री भी कर सकते हैं, उनके तमाम नेता कर सकते हैं। इस जंग का अभी आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? संधि कब होगी ये बताइए, सीज फायर कब होगी? ये प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर है कि कब वो जो है नेतन्याहू को कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं कंट्रोल। अभी तो आपने कहा रिलायबल नहीं है वो। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। नहीं, प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो जो है वो बात करना चाहते हैं ईरान के साथ, पर रास्ते में जो है नेतन्याहू आ रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू जब उनको दबाया भी जा रहा है कि आप मत अटैक करिए लेबनान पे, वो मानते नहीं है, वो फिर भी लगे हुए हैं वहां पे लगाने। तो एक आदमी, एक छोटे से देश का एक नेता पूरी दुनिया को हॉस्टेज बना के रखेगा? वो जो है बेसिकली अमेरिका लुक्स लाइक अ सर्वेंट ऑफ नेतन्याहू, which is shocking, but this is the reality. The boss is Netanyahu. This is the way I see it. कहाँ चल रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की, जो आप बोल रही हैं, जिस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, दिस इज हेल्पलेसनेस। द मैन इज नॉट लिसनिंग टू हिम। और सारा जो ये चीज अटकी पड़ी है, ईरान ऑल्सो इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड ईरान सेइंग नो टॉक्स राइट नाउ एट ऑल, हम नहीं करेंगे बात जब तक आप इनको। और ईरान ने क्या कहा है, लड़ाई हैज टू स्टॉप ऑन ऑल फ्रंट्स, उसमें ये भी तो शामिल है। और ये मिनिमम है, मुझे लगता है इससे कम क्या कंडीशन होगी? सीज फायर का मतलब ही है कि जीती हुई पार्टी है। हाँ, आप इस बात को, दे हैव वन द वॉर,
जो दुनिया इस बात को सोच भी नहीं सकती थी लड़ाई से पहले 3 महीने कि पहले लगता था। अमेरिका जीत को हराया जा सकता है, दे हैव डन इट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण सावनी जी। मुझे पहले लास्ट के सवाल का जवाब तो नहीं मिला, जो हमारे दर्शक सोच रहे थे कि शायद आपको पता होगा कि जंग कब खत्म होगी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एक आदमी ने एक तरह से गिरवी रखा हुआ है पूरे इस दुनिया को, जिसमें भारत भी शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक चर्चा यू, में भाग लेने बहुत के लिए। बहुत शुक्रिया।